राज्य के बीसी कल्याण मंत्री गंगूला कमलाकर ने ये कहा है कि तेलंगाना में पिछड़े समुदाय के स्वाभिमान के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वाभिमान भवनों का निर्माण तेजी से हो रहा है। हैदराबाद में अपने निवास पर लोढ़ा ने समुदाय के प्रतिनिधियों, भाजपा विधायक राजा सिंह और नगर सेवक परमेश्वरी को स्वाभिमान भवन के निर्माण के लिए अनुमति दस्तावेज सौंपे हैं। मंत्री ने लोढ़ा के तीनों समुदाय को लोध क्षत्रिय सरदार पंचायत के नाम से एक समुदाय बनाने पर बधाई दी है और मंत्री गंगूला ने बताया कि राज्य में 27 जातियों के समुदाय ने अपनी अपनी जातियों के साथ मिलकर एक समुदाय बना लिया है और कुकपेट और उप्पल भगायत में स्वाभिमान भवनों का निर्माण कर रहे हैं। लोधा समाज को स्वाभिमान भवन आवंटित करने पर भाजपा विधायक राजा सिंह ने सीएम केसीआर व मंत्री गंगूला कमलाकर का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। यूसुफगुड़ा के कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में अखिल भारतीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और तेलंगाना के खेल मंत्री श्रीनिवास गौड़ और मंत्री सत्यवती राठौड़ इस शतरंज टूर्नामेंट के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मंत्रियों ने कहा है कि तेलंगाना सरकार आने के बाद कॉर्पोरेट स्तर पर गुरुकुल छात्रावासों की संख्या बढ़ाने का श्रेय मुख्यमंत्री केसीआर को जाता है। उन्होंने ये कहा है कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पूरे तेलंगाना में लगभग 1000 गुरुकुल स्कूल स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना सरकार के तत्वाधान में देश भर में प्रतियोगिता का आयोजन करना बड़े गर्व की बात है और इस टूर्नामेंट में अखिल भारतीय स्तर पर गुरुकुल के स्कूली छात्रों के साथ साथ देश भर से लगभग 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। विधायक कालेरू वेंकटेश ने सिकंदराबाद नल्लाकुंटा में बस्ती दवाखाना की शुरुआत की और कार्यक्रम में स्थानीय भाजपा पार्षद अमृता यादव ने शिरकत की है। विधायक ने लोगों से इस बात का फायदा उठाने को कहा कि सीएम केसीआर बस्ती दवाखाना चला रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर इलाज मिल सके। विधायक कालेरू वेंकटेश ने बताया कि बस्ती दवाखानों के माध्यम से प्रतिदिन 25,000 लोग ओपी चिकित्सा सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद में 197 बस्ती दवाखानों और अन्य शहर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रतिदिन 5,000 परीक्षण किए जा रहे हैं। बस्ती दवाखानों में प्रतिदिन 53 प्रकार के चिकित्सा परीक्षण जैसे पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आदि किए जा रहे हैं। विधायक कालेरू वेंकटेश ने कहा है कि तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किए गए बस्ती क्लिनिक शहर में सफलतापूर्वक जारी है। उन्होंने कहा है कि पहले चरण में प्रतियोगी के तौर पर शुरू किए गए बस्ती दवाखानों का बाद में सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया और इन बस्ती दवाखानों को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। जुगलांबा गढ़वाल जिले के भाजपा प्रभारी वेंकट रेड्डी ने आरोप लगाया कि अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र में बीआरएस के लिए कोई कार्यकर्ता नहीं है और निर्वाचन क्षेत्र में बीआरएस कार्यकर्ता पार्टी में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। बाग अंबरपेट केंद्रीय उत्पाद शुल्क कॉलोनी स्थित उनके आवास पर मंडल पार्षद पन्ना वेंकट रेड्डी से मुलाकात की है। वेंकट रेड्डी ने आलोचना की है कि बीआरएस पार्टी के नेता भाजपा कार्यकर्ता और जबरन बीआरएस में शामिल कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के कार्यकाल में अंबरपेटा विधानसभा क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में विकास हासिल किया है। मंत्री तुलसानी श्रीनिवास यादव पर अंबरपेटा के विकास को न समझने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया है कि अगर विकास नहीं हुआ तो अंबरपेट के लोग किशन रेड्डी को 3 बार विधायक क्यों जिताएंगे। उन्होंने कहा कि विधायक के रूप में किशन रेड्डी के कार्यकाल में अंबरपेट फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 349 करोड़ के शुरू हुआ था और लेकिन राज्य सरकार और जीएसआम से फ्लाईओवर के निर्माण के सहयोग नहीं कर रहे हैं। फ्लाईओवर के निर्माण के लिए भूमि की खरीद में लापरवाही बरतने के लिए जीएसआम की आलोचना की गई है। कल तेलंगाना में कई जगहों पर बादलों की गर्जना और बिजली गिरने के साथ भारी बारिश हुई है और कुछ जगहों पर ओले भी गिरे हैं। हैदराबाद में 2 घंटे तक बारिश हुई और रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। 2 घंटे के अंदर 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जब गर्मी के बीच इतनी मूसलाधार बारिश हुई है। 12 अप्रैल 2015 को सार्वधानिक 6.1 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई और उसी के बाद फिर से पिछले वर्षों की तुलना में अधिक बारिश हुई है और एक तरफ तेज बारिश तो दूसरी तरफ बिजली की कड़कड़ाहट और तेज हवाओं ने देश शहर वासियों को डरा दिया। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा के कारण जगतगिरी से श्रीनिवास नगर तक सड़क पर पेड़ों की शाखा टूट गई और होर्डिंग टूटकर बिजली की लाइन पर गिर गई और जिससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद हो गई। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश होने की बात कही है। वाईएसआरटीपी के अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने ये कहा है कि जब पुरुष पुलिसकर्मियों ने उन्हें छूने की कोशिश की तो उन्हें केवल आत्मरक्षा के लिए उन्हें धक्का दिया। शर्मिला ने पूछा कि उन्हें धमकी देने वाले वीडियो सामने क्यों नहीं आए। केसीआर का शासन अफगान शासन नहीं है। उन्होंने टिप्पणी की कि भले ही वह वाईएसआर के बच्चे को पिंजरे में रखते हैं फिर भी वह एक बाघ है।
पुलिस से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार वाईएस आरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। चंचलगुड़ा जेल से बाहर आने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सीएम केसीआर और पुलिस के व्यवहार पर आरोप लगाए। शर्मिला ने घोषणा की कि केसीआर भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि जब पुरुष पुलिसकर्मियों ने उन्हें छूने की कोशिश की तो उन्होंने आत्मरक्षा में उन्हें धक्का दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ 2 महिला पुलिस अधिकारी हैं। क्या महिला पुलिस अधिकारी इतना बुरा बर्ताव करती हैं? क्या प्रशासन केसीआर से वाकिफ है? क्या सीएम केसीआर कभी सचिवालय गए हैं? केसीआर ने किन वादों पर अमल किया? शर्मिला ने आलोचना की है कि केसीआर ने कई वादों की धज्जियां उड़ाई हैं। उन्होंने कहा है कि केसीआर भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। शर्मिला ने केसीआर उनकी बेटी और बेटे का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और क्या एसआईटी में अपील दायर करना अपराध है? केसीआर के शासन को अफगान शासन के अलावा और क्या कहा जाना चाहिए? शर्मिला ने पूछा है। वाईएस शर्मिला ने कहा कि पुलिस ने उन्हें छूने की कोशिश की। वह गुस्से में था कि अगर उसने हमला किया और उसका दम घुट गया तो क्या किया जाए। शर्मिला ने कहा कि महिला पुलिस ने उनका हाथ तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अफगान शासन नहीं, केसीआर के शासन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा के लिए पुरुष पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की की गई। शर्मिला ने सवाल किया कि उन्हें धमकी देने वाले मीडिया सामने क्यों नहीं आई है। ये रहा राजशेखर रेड्डी का बच्चा। शर्मिला ने चेताया कि हथेली पर थप्पड़ से नहीं डरोगे। इससे पहले शर्मिला की मुलाकात के जरिए चंचलगुड़ा जेल में उनकी मां वाईएस विजयम्मा से मुलाकात हुई थी और शर्मिला ने कमेंट किया था कि वह ऐसी शख्सियत नहीं है जो इस तरह की चीजों से डरती है। साफ है कि शर्मिला जनता के लिए लड़ने आई है और एक लड़की 3800 किलोमीटर चल चुकी है। वह सरकार के सामने जनता की ओर से खड़ी है, इसलिए उसे चुप करा दिया गया और जेल में डाल दिया गया। शर्मिला को घर से बाहर जाने की भी आज़ादी नहीं है। पुलिस ने जोश दिखाया है कि वहां 10 लोग भी नहीं हैं। विजयम्मा भड़क उठी। शर्मिला इस बात से नाराज थी कि उसकी मां विजयम्मा का भी इलाज उसकी मर्जी से मुताबिक नहीं किया और जिन्होंने कहा कि सीएम केसीआर ने ही राजशेखर रेड्डी की पत्नी को प्रताड़ित किया था और केसीआर ने ही राजशेखर रेड्डी की बेटी को जेल में डाला था। शर्मिला ने कहा कि केसीआर को याद कीजिए, उन्हें इतना अनुभव होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास उन्हें गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं था और वह इंदिरा पार्क में भूख हड़ताल पर थे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ही तेलंगाना में बेरोजगारों की ओर से लड़ाई लड़ी थी और उनके संघर्ष के कारण ही नौकरी की अधिसूचना आई है। भाजपा नेताओं ने महाकाली जिला महासचिव मेखला सारंगपनी से मांग की कि रेवंत रेड्डी बिना शर्त माफी मांगे और एटेला राजेंद्र पर की गई अनुचित टिप्पणी को वापस ले। इसको लेकर भाजपा नेताओं ने तारनाका प्रमंडल के लालापेट में पत्रकार वार्ता की है और इसी मौके पर सारंगपनी ने कहा है कि रेवंत रेड्डी की एटेला पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। तब से लेकर आज तक प्रदेश की जनता के साथ खड़े रहने वाले नेता एटेला की प्रशंसा की जाती है। एटेला को एक ऐसा नेता कहा जाता है जो विशेष तेलंगाना आंदोलन से लेकर आज तक लोगों के पक्ष में ईमानदारी से खड़े रहे और लड़े। उन्होंने कहा कि रेवंत ने यह अपने विवेक पर छोड़ दिया है कि उन्होंने कितने शब्द बोले हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस, एमआईएम और बीआरएस पार्टियों के लिए कठपुतली के रूप में काम कर रही है और तेलंगाना आंदोलन के रेवंत की भूमिका को याद रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के आदमी एटेला राजेंद्र पर अनुचित टिप्पणी करना शर्म की बात है। प्रजा गायक गदर ने कहा है कि वाईएस शर्मिला की मुखिया वाईएस शर्मिला तेलुगु मां है और तेलंगाना की संतान है। गदर ने टीसी के तत्वाधान में इंदिरा पार्क के पास आयोजित भूख हड़ताल में भाग लिया और इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि शर्मिला ने अपने संघर्ष की शुरुआत बेरोजगारों को नौकरी के नारे से की थी और उन्होंने कहा है कि दूसरे दिन तक किसी को नहीं पता था कि मंत्री कहाँ है। उन्होंने ये कहा कि लाइब्रेरी में बच्चों के चेहरे उदास हैं।
घर जाने में असमर्थ है। यहाँ खाने के कारण उन्हें परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा है कि भारत युवा शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रहा है। माय होम और नो होम के बीच के अंतर का नोट किया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि शर्मिला ने आत्मरक्षा में अपना बचाव किया है और गांव की ओर रुख किया। वोट की जंग की तैयारी करे, हर घर में बूथ कमेटी बनाए। केसीआर को भरोसा है कि वह पैसे से ही सत्ता में आ सकते हैं और जब केसीआर सत्ता में आए तो उनके आंदोलन हुए, पैसे नहीं है। अब केसीआर के पास पैसा है, हमारे पास आंदोलन है। छात्रों को एक राजनीतिक ताकत बनना चाहिए। उन्होंने कमेंट किया है कि हम चूहे बिल्लियों की लड़ रहे हैं और शर्मिला एक राजनीतिक ताकत बन गई है, इसलिए उन्हें घर से निकलने की इजाजत नहीं है। तेलंगाना आने के बाद आंसू के सिवा कुछ नहीं आया। उन्होंने केसीआर को उन्हें गिराने की योजना के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया है और शर्मिला ने तेलंगाना की नर्व पकड़ ली है। उन्होंने छात्रों से विधानसभा और सचिवालय का घेराव करने का आह्वान किया और गद्दार ने कहा है कि केसीआर के पतन की नौबत आ गई है और वाईएसआरटीपी प्रमुख शर्मिला विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और सार्वजनिक संघों ने टी-सीव के तत्वाधान में इंदिरा पार्क के पास आयोजित की जा रही भूख हड़ताल में भाग लिया। सरकार की आंखें खोलने के लिए बेरोजगारों के लिए के नारे के साथ भूख हड़ताल शुरू की गई। हुसैन सागर में हाल ही में लगा म्यूजिकल फाउंटेन जल्द ही पीपल्स प्लाजा की ओर बढ़ेगा और एचएमडीए ने इस हद तक फैसला लिया है कि सचिवालय विशाल अम्बेडकर प्रतिमा, नया सचिवालय शाही स्तूप और सागर में संगीतमय फव्वारा शुरू में यहाँ व्यवस्थित किया गया था। प्रतिदिन शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक 3 शो प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रदर्शनी के मौके पर एनटीआर मार्ग, सचिवालय, लुम्बिनी पार्क समेत अन्य इलाकों में भारी ट्रैफिक रहता है। सड़क पर कार और बाइक खड़ी कर तमाशा देख रहे हैं। फव्वारों से निकल रहे सागर का प्रदूषित पानी सड़क पर वाहन चालकों पर गिरने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी से अधिकारियों ने प्रदर्शनी की पीपल्स प्लाजा की ओर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। इस क्षेत्र में यातायात की कोई समस्या नहीं है। पीपल्स प्लाजा में वाहन खड़े किए जा सकते हैं। अगर 10-20 हजार लोग भी नियमित रूप से आते हैं तो वो भी बिना किसी बाधा के शो देख सकते हैं। शहर की ट्रैफिक पुलिस ने सायरन को रोकने के उपाय तेज कर लिए हैं और इस पृष्ठभूमि में मलकपेट ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों की जांच की है। नियमों के खिलाफ से सायरन बजाने वाले वाहनों को रोकने के लिए यातायात पुलिस ने विशेष चौकसी स्थापित की है। नगर यातायात अपर सीपीजी सुधीर बाबू के आदेशानुसार सोमवार से शहर भर में विशेष निरीक्षण किया गया और ट्रैफिक पुलिस ने शहर भर में 2 दिवसीय कार्यालय में दौरान सायरन के साथ लगभग 450 वाहनों की पहचान की है। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सायरन हटा दिए गए हैं और वाहन मालिकों की काउंसलिंग की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि दूसरी बार वाहन पकड़े जाने पर मामला दर्ज किया जाएगा। नियमों के मुताबिक इमरजेंसी सायरन प्रोटोकॉल और एम्बुलेंस वाहनों का इस्तेमाल ट्रैफिक पुलिस ही करे और एम्बुलेंस भी मरीजों के अस्पताल ले जाते समय ही सायरन बजाए। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि यह निरीक्षण अभी कुछ दिन और जारी रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि कुछ जगहों पर नीता वाहनों पर सायरन लगाना अपनी औकात समझते हैं। दिलसुख नगर स्थित श्री राघवेंद्र बॉयज हॉस्टल में एमसीए प्रथम वर्ष के छात्र जाला रिनेश ने आज दोपहर 1 बजे पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। यह देख हॉस्टल के साथी रूममेट्स ने दरवाजा तोड़कर बचाने का प्रयास किया। जिस लड़के ने फांसी लगाई थी उसे चादर से नीचे उतार दिया गया। बाद में 108 स्टाफ ने पल्स चेक की तो स्टाफ ने खुलासा किया कि उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी है। छात्रावास प्रबंधन ने सरूरनगर थाने को सूचना दी कि बाद में परिजनों को मामले की जानकारी दी गई और मृत छात्र राजू के परिजन पहुंचे तो उन्हें एम्बुलेंस से उस्मानिया शव गृह ले जाया गया। बड़ी संख्या में रिश्तेदार, छात्र संघों के नेता और छात्र छात्रावास पहुंचे और दिनेश की मौत पर संदेह व्यक्त किया है। छात्रावास प्रबंधन ने कमरे में साथी छात्रों पर शक जताते हुए नारेबाजी की और उन्होंने घटना की गहन जांच और छात्र के परिवार को न्याय दिलाने की जांच की है। दिलसुख नगर सड़क का शिलान्यास किया गया। पुलिस ने उपद्रवियों को तितर-बितर कर यातायात सुचारू कराया। हैदराबाद के रहमत नगर में बारिश के कारण दीवार गिरने से 8 माह के बच्चे की मौत हो गई। श्रीकांत और जगदेवी नारायणखेड़ के एक दंपत्ति है। हैदराबाद शहर में रोजगार के लिए आए थे और ओमनगर रहमतनगर में एक जर्जर कमरे में रह रहे थे। रात में जब उनकी बेटी चिमनिका अपने घर में सो रही थी तभी बगल की 4 मंजिला इमारत की रेलिंग गिर गई और उसमें से पत्थर गिरकर रेखला के कमरे पर गिरे। रेखला के कमरे में माता पिता के साथ सो रही बच्ची पर पत्थर गिर गए और इससे चिमनिका की मौके पर ही मौत हो गई और इस घटना पर माता पिता के आंसू छलक पड़े। इससे कॉलोनी में अफरा-तफरी मच गई है। ग्रेटर हैदराबाद में जाली नोट गिरोह का पर्दाफाश और साइबराबाद पुलिस ने 13 आरोपियों के एक अंतर्राज्यीय गिरोह को सलाखों के पीछे डाल दिया है। आरोपियों के पास से 30 लाख
68,000 रुपये नकली करेंसी, 60,000 रुपये मूल नकद और 13 मोबाइल फोन बरामद किए गए। साइबराबाद सीपी स्टीफन रविंद्र ने बताया कि मुख्य आरोपी राजेश नेक के खिलाफ बंजारा हिल्स थाने में मामला दर्ज किया गया था और उन्होंने कहा है कि यह गिरोह 4 राज्यों में अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा है कि चेन्नई, बैंगलोर और तेलंगाना में कुछ जगहों से नकली नोट लाए जा रहे हैं और राजेश और नीलदास ने बताया कि वे 1 लाख के बदले 5 लाख रुपए के नकली नोट लाते थे और बताया जाता है कि राजेश और नीलदास 1 लाख के बदले 3 लाख के नकली नोट कई शहरों में सप्लाई करते थे। कहा जाता है कि ये नकली नोट केवल रात में चलाते थे, सुबह के समय नहीं। सीपी स्टीफन रविंद्र ने यह भी बताया कि मिली जानकारी के आधार पर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नकली नोटों का आदान प्रदान करने वाले इस अंतर्राज्यीय गिरोह के निशाने पर शराब गिरवी रखने वाली दुकानें और खुदरा दुकानें हैं। उन्होंने कहा है कि वे उन मासूम लोगों को निशाना बनाकर नकली नोट चलाते थे जो पढ़ाई नहीं कर पाते थे। हैदराबाद के हुसैन सागर में बड़ा हादसा होती होती टल गया। शहर में मंगलवार शाम तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और इन हवाओं के कारण हुसैन सागर में एक नाव पलट गई। हैदराबाद बोट क्लब की टीम तुरंत ही मौके पर पहुंची और स्पीड बोट की मदद से पर्यटकों की नाव को किनारे पर लेकर आया। हुसैन सागर में तूफानी बारिश से भागमती नाव बेकाबू हो गई और नाव में उस समय करीब 30 पर्यटक सवार थे। नाव में अनियंत्रित हो जाने से सभी घबरा गए और भागमती नाव को दूर जाते देख पर्यटक कर्मचारियों को खतरे की आशंका हुई और स्पीड बोट लेकर मैदान में उतरे। सैलानियों समेत नाव को रस्सियों से सहारे किनारे पर लाया गया और तट पर सुरक्षित पहुंचने के बाद पर्यटकों ने राहत की सांस ली है। लोगों की शिकायत है कि रंगारेड्डी जिले के माहेश्वरम मंडल केंद्र में मौजूदा समस्याओं के कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा है कि पिछले 20 साल से एक भी करंट पोल नहीं लगा है। दूसरे पोल से करंट लिया जाता है तो बेमौसम बारिश से तार कट जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर बिजली अधिकारियों से कहा जाए तो उनका कहना है कि फंड नहीं है। उन्हें इस बात का दुख है कि जनप्रतिनिधियों को बताने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कई वक्ताओं ने कहा है कि युग पुरुष एनटीआर की अभिनय विरासत को आगे आने वाली पीढ़ी को देने की जरूरत है। एनटीआर की शताब्दी के अवसर पर युवा कला वाहिनी के तत्वाधान में फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माताओं को पुरस्कार दिए गए हैं। सांस्कृतिक बंधु सारेपल्ली कोंडला राव ने रविंद्र भारती में कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। न्यायमूर्ति ए रामलिंगेश्वर राव, फिल्म लेखक निर्देशक वडेपल्ली कृष्णा मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर फिल्म अभिनेत्रियों, अभिनेताओं, कांकरों और निर्देशक गोपाल कृष्ण को एनटीआर मेमोरियल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और इसी मौके पर मेहमानों ने कहा है कि हॉलीवुड में भी ऐसा कोई अभिनेता नहीं है जो एनटीआर की तरह अभिनय कर सके। तत्पश्चात विनोद बाबू और रेवती के गाय फिल्मी गीतों के मनोरंजन किया और कला वाचस्पति लंका लक्ष्मी नारायण ने फिल्मी गीतों की रचना करने वालों को सम्मानित किया है। चोरी के मामले में पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाने के कुछ घंटे बाद हैदराबाद में मंगलवार की रात एक 32 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे हिरासत में यातना के आरोप लगे हैं। एक ऑटो चालक अमूरी चिरंजीवी के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि हिरासत में रहते हुए उन्हें प्रताड़ित किया गया और इससे उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने मंगलवार देर रात पुलिस उपायुक्त के कार्यालय के बाहर और बुधवार की सुबह गांधी अस्पताल के मुर्दाघर में भी विरोध प्रदर्शन किया है, जहां शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था। उन्होंने बुधवार शाम तक पोस्टमार्टम नहीं होने दिया और पुलिस ने कहा है कि मिर्गी का दौरा पड़ने के बाद चिरंजीवी की मौत हो गई।